बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान है। मौसम भी बेहतरी की तरफ जा रहा है और अच्छी खबरें भी मिलना शुरू हो गई हैं। फाइनली पेट्रोल की कीमत में हमें कमी नज़र आई और अच्छी कमी नज़र आई। खुश आइंद कहना चाहिए इन चीज़ों को। ऑल्दो अभी भी मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा जी उतनी कमी नहीं हुई, लेकिन चलें जी, आपको कुछ बेहतरी तो नज़र आना शुरू हुई है। और इसहाकडार साहब जैसे ही आए हैं, हमें उनके आने के समरात भी मिलना शुरू हो गए हैं। और एक्चुअली जो हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही थी वो डॉलर से हमें कमी होना शुरू हुई और फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आपके सामने कुछ बेहतरी की तरफ आएंगी, क्योंकि इन्हें जोड़ा जाता है पेट्रोल की कीमतों के साथ। मेरे ख्याल से आज आगाज़ में लोगों के लिए ये खुशखबरी इनफ है। बाकी खबरें तो आगे चल के हम जिक्र करेंगे। बहुत अच्छी खबर है, खुशाइंद है। और अब जी आप लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान ये भी रखना है कि वो जो एक महंगाई की दौड़ थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हुई है। ऑल्दो अभी इसके असरात उस तरह से नहीं आएंगे, लेकिन चले जी हम ये कह सकते हैं कुछ बेहतरी तो नज़र आई है। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे नेकी खुश कर दे और बुराई उसे उदास कर दे और उसको बुरा लगे, तो फरमाया कि वो मोमिन है। यानी ये एहसास की बात है कि अगर कोई हम अच्छा काम करते हैं, उस अच्छे काम से हमें खुशी होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है और हमें मुसर्रत नसीब होती है, तो फिर यकीन कीजिए कि हम मोमिन हैं। और किसी बुरे काम से अगर हमें उदासी होती है, परेशानी होती है और हमें बुरा लगता है कि ये बुरा काम हमसे क्यों हुआ, तो फिर भी हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम मोमिन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक निशान, काला निशान लगता है। फिर वो दूसरा गुनाह करता है तो फिर दूसरा निशान लगता है। तो आपने फरमाया कि इसी तरह जब इंसान गुनाह करता चला जाता है तो उसके दिल से फिर एक वक्त वो आता है कि जब सारा दिल स्याह हो जाए तो फिर दिल से एहसास गुनाह ख़त्म हो जाता है। यानी एहसास नदामत, एहसास शर्मिंदगी ख़त्म हो जाता है। तो जब तक ये एहसास रहता है उस वक़्त तक वो शख्स ये ख़याल करे कि वो मोमिन है। ये मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है। तो अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी ईमान का ये मकाम और ये मर्तबा और ये दर्जा अता फ़रमा कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उससे हमें वाकई खुशी हो, हमारा दिल मुतमईन हो कि आज हमने किसी गरीब की मदद की है, हमने किसी भाई को मुश्किल से निकाला है, हमने अल्लाह की मखलूक में से किसी को खाना खिलाया है, किसी को इज़्ज़त और मोहब्बत से हमने पुकारा और बुलाया है, उसको इज़्ज़त दी है, हमारा दिल वाकई खुश हो। अगर कोई गलत काम हो जाता है तो हम पे उदासी तारी हो, हमें दुख हो, परेशानी हो कि आज हमसे ये गलत काम हो गया। ये एहसास ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और यही ईमान की, मोमिन होने की निशानी भी है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये एहसास दिए रखे और हमारा दिल हमेशा ज़िंदा रहे। इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि दिल बीना बिकर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। जो आँखों से हम देखते हैं तो ये दिल का नूर नहीं होता, ये सिर्फ़ आँखों का नूर है। आँखों का नूर दिल का नूर नहीं बनता। और दिल बीना, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दर हकीकत यही दिल बीना है कि नेकी पर खुशी हो और बुराई पर दिल गमगीन हो जाए। तो दर हकीकत यही दिल बीना है और इसी की दुआ हम अल्लाह की बारगाह में हमेशा करते रहें। ये था जी आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। खबरों की तरफ आ जाती है आज की टॉप स्टोरीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। कैंसर इलाज के लिए मशीनों की खरीदारी ना हुई, 1 अरब 71 करोड़ के फंड्स लैप्स हो गए।
शहर में बिजली चोरी का इंकशाफ, लेस्को को महाना करोड़ों का खसारा। और आज एक बार फिर से यूटिलिटी स्टोर्स के हालात आपको बताएंगे। खबरों की तफसीलात की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अच्छा जी, खुशखबरी है। सबसे पहले अच्छी खबर ये है, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है और मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी हम शो से पहले बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहे थे और वो ये भी लोगों के तासुरात है कि जी इतनी अच्छी कमी नहीं हुई है। 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो खोकर साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि जो पेट्रोल है वो सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल के बाद इसके जो असरात हैं वो दीगर शोबों पर भी जाने चाहिए। मसलन इसके बाद पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो बिजली भी इतनी सस्ती होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किराए भी इतने सस्ते होने चाहिए, और जो दूसरी महंगाई है, महंगाई जो बढ़ी हुई थी पेट्रोल की कीमत की वजह से या डॉलर की कीमत की वजह से, ऊपर की वजह से, वो भी अब कम होनी चाहिए। दूसरी महंगाई पर भी असरात होने चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को बैठकर सोचना चाहिए और इस पर मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए और इस पर अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको मुतर्रक करना चाहिए, प्राइस मजिस्ट्रेटों को मुतर्रक करना चाहिए कि जो किराए कम हो, गाड़ियों के बसों के किराए कम हो, बिजली के रेट कम हो, उसके बाद जो दूसरे महंगाई के जो रेट्स हैं वो भी कम हो, ताकि सारे असरात सब जगह पहुंचे। असरात जब तक अगर सिर्फ पेट्रोल कम करने से फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये अच्छी कदम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसके असरात जो है ना 12 रुपये 63 पैसे आप कहते हैं कि ठीक कम हुआ है? जी मैं समझता हूँ कि चलो एक भागते चोर की लंगोटी से ही और कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ ना। चलो एक डार्क में एक सिल्वर लाइनिंग तो है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो डूबते को तिनके का सहारा था ना इस सिचुएशन में, राव साहब गलत तो नहीं कह रही मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है कि इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये बहुत, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया खासतौर पर पिछले जो 4 माह थे उसमें, और उसके बाद इस तरह से फ्यूल की कीमत, एक मौका था जब वो इलेक्शन से कबल जो हुआ, जब कमी आई तो उसमें वो थी असल उस वक्त की 18 रुपये समथिंग की उस वक्त कमी हुई, और उसके बाद फिर से वापसी का घेर लगा और फिर फ्यूल की जो कीमतें हैं वो 237 रुपये पर चलेगी, जबकि डीजल जो है वो 247-48 रुपये पे हुआ। मसला ये है कि अब जिस तरह से खोखर साहब ने बात की है कि इसका इम्पेक्ट दूसरी जो चीज़ें हैं उन पर भी आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे एक मसला समझा दें। पेट्रोल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट फौरी आ जाता है। उसका इम्पैक्ट फौरी आता है, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ते हैं, हर चीज़ अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लगते हैं, हत्ता कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका पेट्रोल के साथ कोई ताल्लुक नहीं लेकिन वो भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। और इस पर ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि कमज़ोर हुकूमती रेट है, कमज़ोर इंतज़ामिया की गिरफ्त है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है शहरियों को। इसका खमियाजा तो ऑब्वियसली आवाम को भुगतना पड़ता है ना। हर चीज महंगी होने के पीछे ना हमें 2 रीजन बताई जाती हैं, डॉलर और पेट्रोल। एग्जैक्टली, और है भी यही, फैक्ट्स भी यही। अब अगर आप देखें तो अगर डॉलर की कीमत वापस आती है 155-57 पे, जो कि उसकी असल प्राइस है, वहाँ पर आती है, तो फिर जो फ्यूल है ऑब्वियसली ये सारा जो आपके पास इस वक्त का जो अरेंजमेंट है 60-65 रुपये का जो डिफरेंस है वो महज इसी वजह से है कि आपका जो इंपोर्ट बिल है वो उसमें इजाफा होता है, और डॉलर के बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में जितनी सस्ती हुई हैं उसका उतनी यहाँ पर सस्ती नहीं की गई, ये याद रखिएगा। और जितनी दुनिया में इस वक्त उनकी गिरावट है पेट्रोलियम मसनूआत की, वो गिरावट 100% गवर्नमेंट ने नहीं की। लेकिन चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग का हम सोचते हैं, लेकिन इसको एक ये भी टाइम था अगर जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी और हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत नहीं कम हो रही थी। एग्जैक्टली। और अगर पंजाब हुकूमत पंजाब असम्बली के इजलास पर यौमिया करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय अगर कंसंट्रेशन करे इस तरफ, मुझे बताएं आज 103 रोज हो जाएंगे पंजाब असम्बली के इजलास को, और उस इजलास में अब तक मुफादे आमा से मुतल्लिक क्या फैसले हुए हैं? बिल्कुल। जो अब तक 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, क्या उसके इम्पैक्ट हुए?
उसके मुकाबले में सोचें, अगर वही 1 रुपया जो 1 अरब रुपया है, ये अगर अशिया खरोनोश की सब्सिडी पे खर्च होता तो करोड़ों आवाम को फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल चूँकि उल्टी गंगा बह रही है और मुफाद प्रस्ताना सियासत जो है वो की जा रही है। उसमें हो ये रहा है कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, इजलास को प्रोलॉन्ग करना है और उसका एक ही मकसद है कि अगर ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो कॉल कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कह सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कोई काम करे। तो अब ये सारी सूरत हाल है। ये पूछना है कि ये जो चीज़ जिसको हम खुशाइंद कह रहे हैं हमें नज़र आना शुरू हुआ है, चाहे वो डॉलर के रेट कम होना है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें कम होना है, तो ये सिर्फ एक अवाम को झलक दिखाई गई है, खुश किया गया है कि बाद में भी ये सिलसिला खोखर साहब अब कीमतों में कमी होती रहेगी क्या? जी बिल्कुल होती रहनी चाहिए, ये हमारी दुआ है और हुकूमत से ये गुजारिश भी है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि मजीद पेट्रोल की कीमत भी कम हो और अगर दुनिया में किसी मुल्क से सस्ता पेट्रोल मिलता है, जैसे कहते हैं साहब ने वैसी दुआ की है जैसे शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि अल्लाह करे डॉलर 150 पे आ जाए, जैसे रशिया अगर रशिया सस्ता तेल देता है तो वहां से सस्ता तेल लिया जाए, जहां से सस्ता तेल दुनिया में मिलता है तो बहुत सारे मालिक है जो सस्ता तेल भी खरीदते हैं, वहां से लिया जाए, इकदाम किया जाए ताकि पेट्रोल की कीमतें कम हो जाए और उसके बाद महंगाई और डॉलर को कंट्रोल किया जाए। अब इसहाक डार साहब इस पैकेज के तहत पाकिस्तान आए हैं, इस डील के तहत आए हैं कि वो आकर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, डॉलर को कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करेंगे, तो आप करके दिखाएं। तो फिर हम तो उन्हें बहुत खुले दिल से वेलकम कहते हैं, बिल्कुल आप करके दिखाएं, ये सब चीजें करेंगे, आप करके दिखाएं ना। फिर अवाम के लिए उनसे फेवरेट कोई नहीं है राव साहब, क्योंकि अवाम की तो इस वक्त दुखती रगी महंगाई है। इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल से ये सवाल हुआ कि आपकी जो सियासत है वो मुफ्त बिजली, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और इसके गिर्द क्यों, मुफ्त अद्वियात के गिर्द क्यों घूमती है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा कि अगर मेरे जो कैबिनेट के लोग हैं अगर उनको 4000 यूनिट्स मिलते हैं फ्री के, उन्हें ट्रांसपोर्ट मुफ्त मिलती है, उन्हें अद्वियात मुफ्त मिलती हैं, तो क्या अवाम का ये हक नहीं है कि अवाम को भी 200 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएं? क्या अवाम का ये हक नहीं है कि अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलियात दी जाएं? और क्या अवाम का ये हक नहीं है कि अवाम को भी जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो उनके डोर स्टेप पर दी जाएं? तो इसमें हर्ज क्या है? अगर मसला हमारे साथ यही हुआ है कि हमने उस एक पराये में नहीं देखा। यहाँ पे जो जिसके पास 4 करोड़ की गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल फ्री है और उसके लिए जो के जिसको अगर 10 लाख का भी बिल आएगा वो दे सकता है, लेकिन उसको बिजली फ्री है। बिल्कुल ये दोहरा म्यार है, इस पे काम करें और इनको डाइवर्ट करें। हाँ आप दें उनको भी फ्री, लेकिन फिर साथ में खोखर साहब का मेरा और आपका क्या कसूर है? हमें भी फ्री बिजली मिले। सही कहा आपने। जो अवाम है उनको भी फ्री। चले आपने 200 यूनिट की बात साबका लीगी हुकूमत ने की थी, चले 200 यूनिट नहीं तो जो आप कर सकते हैं वो तो करें, बिजली सस्ती कर दें, ना दें फ्री, सस्ती कर दें। कोई उसमें आपको कुछ उम्मीद नजर आना शुरू हुई है तो इंशाल्लाह शायद अब आगे बेहतरी। अब पंजाब हुकूमतें चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद पंजाब हुकूमतें ऑटोनोमस बॉडीज हैं, अपने फैसले खुद से कर सकती हैं। सूबाई सब्जेक्ट है अशिया खरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करना, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ठीक है आप जो इंपोर्ट करते हैं, जो दालें या पल्सेस आप इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतों के हवाले से आपको इशू है, लेकिन आप उसमें सब्सिडी के नाम पे पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं और लोगों को मुफ्त मिल सकती है, लेकिन वो पैसा हम लोगों पे नहीं लगाएंगे, वो हम पंजाब असम्बली के उस इजलास पे खर्च करेंगे जिसका अवाम को कोई फायदा नहीं है। अब ये जिसमें मुफादे आमा की कर रहे हैं ना राव साहब, ये रवैये ये मंतक कभी तब्दील हो क्या रहा है? इजलास शुरू होता है, कोरम पॉइंट आउट हो जाता है और इजलास फिर खत्म। 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया डेली का जो खर्चा है वो कौन देगा? बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने ब्रेक लेनी है और फिर बात होगी जी हुकूमती गफलत। वो क्या गफलत है आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए मशीनों की खरीदारी नहीं की जा सकी है। पहले पता चला था कि जी अद्वियात नहीं खरीदी जा रही हैं, अब मशीनें म्यू और जना अस्पताल को मुहैया की जानी थी। महकमे की गफलत के बाइस मरीजों को इलाज मुआलजे में शदीद परेशानी का सामना है। सो आप देखें कि ये वो मरीज हैं जो इंतज़ार नहीं कर सकते, जिनका इलाज फौरी बुनियादों पर होना है। और म्यू और जनाह अस्पताल की अगर बात की जाए तो ये शहर के बड़े अस्पताल हैं, यहाँ पर लोड भी बहुत ज़्यादा होता है।
सो वजह क्या है, समझ से बाहर है खोखर साहब? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा ये ब्यूरोक्रेसी की नहली है और इनएफिशिएंसी है, इनकम्पिटेंसी है कि वो फंड भी मिले, बजट भी मंजूर हुआ, असेंबली ने पास भी कर दिया बजट, लेकिन इसके बावजूद जो कैंसर के मरीजों के लिए जो खरीदार मशीनें हैं उनकी खरीदारी ना हो सकी, कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात खरीदारी ना हो सकी, जिसकी वजह से फंड पड़े पड़े पूरा साल गुजर गया और फंड फिर लैप्स हो गए। ये इस पर बकायदा तौर पर एक ना करने की वजह क्या होती है? इसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी ने टेंडर ही नहीं दिया, उनको खरीदने चाहिए थे, लेकिन टाइम होता है, वक्त दरकार होता है ये टेंडर जारी करने के लिए। कैंसर के पेशेंट के लिए, क्योंकि कैंसर के मरीजों ने मुजाहरा नहीं ना किया होगा या किसी ने कोई सिफारिश नहीं की होगी या कोई इसके पीछे नहीं पड़ा होगा। मैं आपको याद, कलमा चौक पर अक्सर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट होता है, वो अपना वो यही कर सकते हैं ना मैक्सिमम, और क्या करें? क्या वो मेट्रो को मुकम्मल बंद तो नहीं कर सकते, वो तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते। कैंसर के पेशेंट्स को अद्वियात की फराहमी का सिलसिला काफ़ी अरसे से रुका हुआ, और उसके बाद जब शुरू किया गया तो अब फिर हम देख रहे हैं कि हालांकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये सबसे पहले ये आता है कि ये जो ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स में अद्वियात की फराहमी है, इन पर ये ज़रूर फोकस करते हैं, लेकिन इस मरतबा पता नहीं कौन है उनके मुशीर, और शायद वो भी अच्छा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अली रामे ने कि बिड पे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जानी चाहिए। देखिए कोर्ट में मामला इस वजह से जाता है कि जब आप टाइमली कोई ना कोई ऐसा लूप होल रखते हैं जिससे जो दिगर बिडर्स होते हैं उनको ये इंप्रेशन मिलता है कि आपने कोई ना कोई मेलाफाइडी करनी है इस टेंडर में, और किसी ना किसी को ओब्लाइज करने के लिए कोई ना कोई ऐसी शिक रख दी जाती है जिससे कि बराह रास्त सिर्फ एक पार्टी को, एक कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसी वजह से जो दिगर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो फिर कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन इसमें इस सारी सूरत हाल में ये ऐसा मामला नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज ना किया जा सके, कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो उनसे बातचीत की जा सकती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को राम कर लिया जाता है, उनको कोई ना कोई उम्मीद दिलवा कर या कोई ना कोई उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन कैंसर के पेशेंट्स हो के प्रायोरिटी नहीं है। जहाँ पर प्रायोरिटी नहीं होगी, आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पर प्रायोरिटी सिर्फ हमारी अपनी हुकूमत को बचाना और पंजाब असम्बली के इजलास को हर सूरत प्रोलॉन्ग करना है, वहाँ पर हम क्या वहाँ पे कैंसर का पेशेंट तो क्या वहाँ पे हार्ट पेशेंट और जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनका क्या हाल होगा? ये वही हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि लोकल परचेज़ के नाम पे जहाँ पर 1 रुपया भी नहीं छोड़ा जाता। और हद तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के दौरान जब पेशेंट्स थे ही नहीं, जब तमाम वार्ड्स बंद थी और अरबों रुपए का जो बजट था जो अद्वियात की खरीदारी का, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। वार्ड्स बंद हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं, सिर्फ जो ओपीडीज बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी चल रही थी या कोविड की वार्ड जो थी बनाई वो चल रही थी, और पैसे सारे खर्च हो गए। जहाँ पर पैसे खर्च करने होते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने, हस्पतालों की इंतज़ामिया ने, वहाँ पर वो बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं। एक वजह ये भी मेरी नज़र में हो सकती है कि इसमें अफसरों को जो ब्यूरोक्रेसी को कमीशन नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से ये मशीनें नहीं खरीदी जा सकती। अगर कमीशन मिलता और अफसरों को माली को गाड़ियाँ मिलती, कोई दफ्तरों की रेनोवेशन होती, गाड़ियों की मिलती, कैंसर के पेशेंट से कमीशन क्या लेनी है? तो इसी वजह से फिर गाड़ियाँ नहीं खरीदी गई। देखिए किसी वजह से ये मशीनें नहीं खरीदी गई। अगर इसमें माली तौर पर खाने पीने का अफसरों का नजर आता, मशीनें खरीदी भी और ये भी मुमकिन है, गैर मुल्की टूर भी किए जाते, और मशीनरी देख के आते, पहले वो नहीं हो सका सारा कुछ, पहले दूसरे मुल्कों में मशीनरी देख के आते, उसके बाद फिर वहां से देख आने के बाद पंजाब से ये मुतालबा करूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने खरीदी नहीं है, फंड जो लैप्स हुए हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कैंसर के मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने का जो सिलसिला रुका हुआ है वो जारी किया जाए, और उसका बजट जो है जारी किया जाए, और मरीजों को देखा जाए, और हर अस्पताल में कैंसर वार्ड कैंप किए जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और ये जो आपका मुतालिबा है हम सब इससे एग्री भी करते हैं। फौरी तौर पर वज़ीर आला साहब को, वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर वो बीमारी है कि इससे लड़ते लड़ते आदिबाजी हार जाते हैं, और फिर जो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी अगर जिम्मेदारी पूरी ना करे तो ये मरीज़ कहाँ पर जाएंगे। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, अगली खबर आपसे डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बहुत बड़ा मसला और बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बिजली महंगी होने का रीज़न आपके पास है। आपके पास अगर कोई बिल जमा नहीं करा पा रहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके पास जाकर कनेक्शन काटने का रीज़न है। समझ से बालातर ये चीज़ें हैं कि हम इतनी महंगी बिजली का रोना रो रहे हैं, हम इतने ज़्यादा बिल आने का रोना रो रहे हैं। हम जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको क्यों नहीं पकड़ने की कोशिश करें। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी की वजह से लेस्को को खसारे का सामना है। सो इसका जिम्मेदार खोखर साहब कौन है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो बिजली चोरी है वो जब आप टैरिफ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बिजली चोरी तो होगी। इसका हल ये है, एक तो हाँ, जैसे हम कहते हैं महंगाई होगी तो चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होगा, हम इसको बार बार जोड़ते हैं ये इस सूरत हाल से। सो अब अगर लोग क्या करें, वो कैसे बिजली अफोर्ड करें? फिर उनके पास दूसरी ऑप्शन। बिजली तब भी चोरी होती थी जब बहुत सस्ती थी, जब इस तरह नहीं होती थी, जब होती थी चोरी हर सतह पे बिजली का। और चोरी करने में मुलविस कौन है? अब इसका आपका वो लेस्को का वो अमला जिसको सब कुछ पता होता है, मीटर रीडर्स, लाइनमैन, सुपरिटेंडेंट और जो निचला स्टाफ है। ऑब्वियसली ये वो काली भेड़े हैं जो हर इलाके में, हर सब डिवीजन में मौजूद हैं और खुद बिजली चोरी करवाते हैं। इसका हल ये है, और हल की तरफ अगर आपने जाना है तो सबसे पहले इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की जरूरत है। जब तक एक हल खोखर साहब भी बताना बिल्कुल, इसका हल यह है कि बिजली चोरी जो है उसको रोका जाए, उसको पकड़ा जाए, उसके लिए स्पेशल टीमें कैसे खोखर साहब इसके लिए जो है ना वो वापडा के मुलाजमीन के लिए इंसेंटिव दिया जाए कि कोई जो बिजली चोरी पकड़ेगा उसको उनको मुफ्त बिजली मिलती तो है, और क्या इंसेंटिव दिया जाए, उनको मुफ्त बिजली मिलती है। चोरी पकड़कर जो है उसका फिर जो पकड़कर कैद करने सार्फिन को दिया जाए और उतनी बिजली सस्ती की जाए। फिर इतने अरबों रुपए के जिस वक्त रिसीवेबल जो है आवाम की तरफ पड़े हुए वापडा के जो रिकवर नहीं हो रहे, जो डेड डिफॉल्टर है, एरियर जिनको कहते हैं, बिल्कुल एरियर जिनको कहते हैं, अब वो भी रिकवर किए जाए और उसके इफेक्ट जो है ना बिजली उतनी सस्ती की जाए। हमारा तो मकसद यह है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए। जो लाइनमैन और जो मीटर रीडर है ना, अगर कहीं पे बिजली चोरी हो रही है तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसकी मंशा के बगैर हो रही है, उसकी मिलीभगत से हो रही है। हो ये रहा है कि जिसकी 20,000 25,000 रुपए की जिसकी कंजम्पशन है वो 5,000 रुपये साहब बहादुर को देता है और 2-3 हज़ार का बिल आता है। और साहब बहादुर जो है वो अपने 5,000 के लिए सरकारी खजाने को 20-25 हज़ार का टीका लगाने में कोई जो वो उसमें नहीं करते, आर महसूस नहीं करते कि ये नुकसान कौम का भी होगा। और उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है बिजली चोरी का, करवाए एक बंदा और भुगते 100 बंदा, ये हो रहा है। और बिजली चोरी के हवाले से जितने ये आपको जायद बिल आते हैं, अक्सर आप देखते हैं एहतजाज भी करते हैं कि हमारा बिल कैसे आ गया। तो बिल तो जो बिजली लेस्को को नेशनल ग्रिड से मिलनी है, लेस्को ने तो उसका बिल देना ही देना है। और आगे लेस्को की जो नाहली है, जो इनकम्पिटेंसी है, उसकी वजह से और इनके अमले की जो मिली भगत है उसकी वजह से जिस तरह से बिजली चोरी हो रही है वो जिम्मेदार है। और इनके मीटर रीडर्स के ये मंतक पता है कि बिजली चोरी वाले इलाकों में ये था कि जी लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है। मैं कहता हूँ लोड शेडिंग को छोड़े, बंद कर दें उन इलाकों में, नहीं बिजली बंद कर दें उन इलाकों में। अगर आप बिजली चोरी नहीं कर रहे, आपके इलाके में बिजली चोरी हो रही है, आपका क्या कसूर है? आप लोड शेडिंग भुगते हैं। देखिए आपने और ऐसे फिर बिल भी तो दे रहे हैं ना, बिल भी तो जायद हम लोग दे रहे हैं ना, बिल भी जब बिल देते हुए साहब आप एग्री करते हैं कि आपके इलाके में आप तो बिजली चोरी नहीं कर रहे? और ये वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 घरों में चोरी हो रही है और एक में नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। जहाँ पे 10 आपको बताऊं बिजली चोरी जो है ना, बिजली चोरी कहाँ होती है? बिजली चोरी वहाँ होती है जहाँ कमर्शियल ज्यादा और टैरिफ होता है, वहाँ पर बिजली चोरी होते हैं। ट्यूबवेल कंज्यूमर होते हैं या इंडस्ट्री होती है, वहाँ बड़ी बड़ी बिजली चोरी होती है, जहाँ पर लाखों रुपए वापडा वालों को रिश्वत देकर चोरी की जाती है। सार्फिन जो चोरी करते हैं वो भी चोरी करते हैं, लेकिन कम होती है चोरी, वो इतनी चोरी नहीं बिजली होती। वो कुंडा लगा लेंगे, क्या करेंगे, उस पर वो वापडा वाले तंग करते हैं, वापडा वाले आकर पर्चा दर्ज कराने पड़ जाते हैं। लिहाजा बड़े बड़े जो चोर है वो चोरों को पकड़ा जाए। आप देखें जो कमर्शियल टैरिफ है वहाँ पर चोरियां हो रही हैं, वहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई लगी हुई है। फिर दूसरा ये हल चाहिए इसके लिए माजी में इस इशू को ये ख़त्म नहीं हो सकता। एक बात तो आप अपने ज़हन में ज़हनशीन कर लें कि ख़त्म नहीं हो सकती, जिस तरह से वारदात ख़त्म नहीं हो सकती ना, ये भी एक वारदात है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? आपको सफिशेंट टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी इसके लिए। एक टास्क फोर्स जिस तरह से माजी में FIA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मिल के गैस और चोरी के हवाले से टास्क फोर्स थी वो काम करती थी, उससे कम फ़र्क पड़ा था। एक तो रिकवरीज थोड़ी बेहतर हुई थी और फिर चोरी का सिलसिला भी रुका था। तो इसको अगर
आप टास्क फोर्स बनाएं डिवीजन के लेवल पे, जो सब डिवीजन के लेवल पे अगर टास्क फोर्स बनाते हैं तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका ह्यूमन रिसोर्स आपका हर इलाके में एग्जिस्ट करता है। लाइक रेवेन्यू सर्कल्स आपके हैं, और रेवेन्यू सर्कल की बुनियाद पर आप टास्क फोर्स को हदफ दें कि अगर आपके इलाके में बिजली चोरी होती है, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं है कि वो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने जाएं और उनको गत्ते की तलवार पकड़ा दी जाए और वो जाके ऑपरेशन, ऐसे नहीं हो सकता। उनके साथ आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाउंड किया जाए कि वो उनके साथ हों जहां पर भी ऑपरेशन हो, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और रेवेन्यू सर्कल के लेवल पे अगर ये कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक बिजली चोरी का सिलसिला थम सकता है। चलें जी, ये तजवीज़ है, और अगर आप ये करेंगे तो वाकई काफी हद तक बिजली चोरी का सिलसिला थम सकता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, खबर जो आदि है अभी मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगी। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया का फुकदान है। अब यूटिलिटी स्टोर के साथ खबर में लिखा है मतवसत इलाकों के। मेरे ख्याल से यूटिलिटी स्टोर होने ही मतवसत इलाकों में चाहिए। आपके पोश इलाकों में राव साहब किसी को यूटिलिटी स्टोर की जरूरत है? मैं नहीं समझता कि किसी को जरूरत है, लेकिन अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे अभी यूटिलिटी स्टोर्स की, तो आपको ज्यादातर पोश इलाकों में नजर आएंगे। अच्छा। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये वो चीज़ है जो मैंने कभी नोटिस नहीं की। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर किराए पर ये बिल्डिंग ली जाती है और भारी भरकम किराया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा, और फिर उसमें कि जी बड़ा हाल ले लिया है। हालांकि ये कच्ची आबादियों की ज़रूरत है यूटिलिटी स्टोर। बराह रास्त जो सब्सिडाइज्ड आइटम्स वहाँ पर आती हैं 10, 12, 11 जितनी भी हैं, तो उनका बराह रास्त इम्पेक्ट, ज़रूरत किसको है? आम आदमी को ज़रूरत उसको है जो 200-300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जो 3 मरले के घर में रहने वाले हैं, ज़रूरत उनकी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये आपको शादमान में नज़र आएगा। मुझे बताएं कि शादमान में पोश एरिया, लेकिन राव साहब एक मैं आपको बात बता दूं, अब चाहे जिस मर्जी पोश एरिया में, मैंने बाहर लंबी कतारें देखी हैं। लंबी कतारें इसलिए है ना कि चॉइस कोई नहीं है आपके पास, तादाद ऑलरेडी कम है यूटिलिटी स्टोर्स की आपकी। अब मुझे बताएं कि जो 1.25 करोड़ आबादी का ये शहर है, और यहाँ पर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो फिगर्स आते हैं वो 1 करोड़ 60 लाख के आते हैं, जो लोग यहाँ पर दिन भी गुजारते हैं और फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ये इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में क्या हमने कोशिश की कि यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाई जाए? जवाब आपको मिलेगा, माफी दे दें, आपको जवाब मिलेगा नहीं। वो हमेशा खाली पड़े रहते हैं, यहाँ तादाद बढ़ा के आपने क्या खर्चे मजीद बढ़ाने? तादाद बढ़ाने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है नहीं, जो कितारें आप बता रही हैं वो कितारें इसी वजह से लगती हैं कि तादाद कम है यूटिलिटी स्टोर्स की और कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कौन है जो 150 के लिए इतनी लंबी कतार में खड़ा रहेगा और घंटों इंतज़ार करेगा, और फिर जब बारी आएगी तो पता चलेगा चीनी ख़त्म हो गई है या आटा ख़त्म हो गया। और ये फ्रीक्वेंट, मैं बताऊँ कि ये यूटिलिटी स्टोर तो ऐसे ही है जैसे सिलाई मशीनें मुफ्त देने वाली लोगों को बात होती है। आपको पुराने ज़माने में सिलाई मशीनें नहीं मुफ्त तकसीम करते होते, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर की आप हर स्टोर के पर चेक एंड बैलेंस रखें, और हर स्टोर मैं यूटिलिटी स्टोर पर कहाँ जाऊँगा, जाकर मैं मॉडल टाउन में जाऊँगा, यूटिलिटी स्टोर पड़ा हुआ कितनी दूर, मेरे मोहल्ले में जो दुकान है वहाँ वो यूटिलिटी स्टोर होना चाहिए। उस पर सस्ती चीजें मिलनी चाहिए गली महलों में। और इस पर जैसे प्राइस मैजिस्ट्रेट हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही और महंगी चीजें। अब देखिए सब्जी वाले के पास जाते हैं तो रेट लिस्ट को और लिखा होता है, दे कुछ और रेट पर दे रहा होता है। वो अब जनरल स्टोर पर जाए तो वहाँ रेट लिस्ट ही नहीं लिखी होती है, मनमानी कर रहे होते हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि हर स्टोर को जो है यूटिलिटी स्टोर में कन्वर्ट करे, और जो गली महलों के स्टोर है, खासतौर पर जो कच्ची बादियों में जो स्टोर है वहाँ पर। कुछ दिन पहले शहजाद खान ने हमारे साथ खबर ये शेयर की, राव साहब आप भी शायद एग्री करें अगर आपने यूटिलिटी स्टोर विजिट किया होगा, कि वहां पर शहजाद कह रहे थे कि साबुन अवेलेबल थे, सर्फ अवेलेबल थे, खाने पीने वाली अशिया, वो चीज अवेलेबल है जिसपे प्रॉफिट मार्जिन, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, आटा नहीं, सब्सिडी है, नहीं, वो नहीं है। लोग कहते हैं क्या खाने के लिए हम साबुन यहाँ से साबुन खरीदें या सर्फ खा लें, ये वही ना। और वो सारी चीज़ें होंगी जिन पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो सिस्टम है वो अवेलेबल होंगी। वो तो गली से हर गली में मौजूद है वो दुकानें तो। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से खोखर साहब ने कही कि एक सिलसिला शुरू किया गया था कि लाहौर शहर की तकरीबन 1200
के करीब ऐसे करियाना स्टोर से जिनको आइडेंटिफाई किया गया जहाँ से आपको सब्सिडाइज्ड कम से कम आटा, चीनी और दालें मिल सकती हैं, लेकिन वो फिर मंसूबे महदूद होकर रह गए और फिर आगे उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और पॉलिसी साज भी ना यही देख रहे हैं कि पता नहीं उनकी शायद, क्योंकि पॉलिसी साज बदकिस्मती से वो हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनका करियाना स्टोर पर जाना मसला नहीं है, जिनकी बड़े बड़े जो मेगा सुपर स्टोर्स है जिनकी शॉपिंग घर की वहाँ से होती है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है ये। उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि विफाक के अंडर आते हैं ना यूटिलिटी स्टोर, तो क्या कहना चाहेंगे, इनको बंद कर दें? प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर की चीजें जो है वो आम स्टोर पर भी मुहैया हो। अब यूटिलिटी स्टोर कहाँ कहाँ, बड़े बड़े शहरों में यूटिलिटी स्टोर है, अब छोटे छोटे शहरों में यूटिलिटी स्टोर भी नहीं है। अब कौन सा एक मसलन एक लाख की आबादी है वहाँ एक स्टोर होगा यूटिलिटी स्टोर, ये भी इतना भी नहीं होगा मेरा ख्याल है, 1 लाख की आबादी पर भी नहीं होगा। लाहौर में कितने यूटिलिटी स्टोर हो गए। लिहाजा आम जो स्टोर है वहां पर सस्ती चीजें की जाए और इस हवाले से लोगों को सस्ती चीजें की सब्सिडी अगर देनी है तो सब्सिडी दी जाए और पेट्रोल पर खासतौर पर सब्सिडी में इजाफा किया जाए ताकि लोगों की सस्ती चीजें लोगों को मिले और इसके लिए रिलीफ दे। अगर इन्होंने इलेक्शन जीतना है, वरना आइंदा इलेक्शन में आवाम इनका कबाड़ा निकाल देंगे। ऑब्वियसली ये इसका महंगाई का जो इम्पैक्ट है ये तो आने वाला जो इलेक्शन है वो उसमें नजर आएगा आपको। जिस तरह से 17 जुलाई वाला जो इलेक्शन था वो आपको नजर नहीं आया कि उसमें सिर्फ एक वजह थी और जो बयानिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से बनाया जा रहा था उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद, और वो सारा तो एक आपके सामने उसकी ऑडियोज आ गई, वो तो कुछ भी नहीं निकला उसमें से। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फैक्टर था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई और पंजाब की हुकूमत भी उनसे जाती बनी। और महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अगर हम यूटिलिटी स्टोर की बात करें, राव साहब माजरत, ये खबर ये भी है हमारे पास जी, जमाली साहब की खबर है, यूटिलिटी स्टोर की चीनी की खुर्दबुर्द पर 2 मुल्जिमान को 77 साल कैद, 11 साल बाद फैसला आ गया। यानी यूटिलिटी स्टोर पर ये भी काम हो रहे हैं। यस, ये लीकेज है, हर जगह पे है लीकेज, और लीकेज को रोकने के लिए आम आदमी को ये कहा जाता है कि ना घी है, जाते हैं आटे के। आम आदमी को यही कहा जाता है कि घी नहीं है, आटा नहीं है, आया कम है, सप्लाई में मसला है। आटों के थैले चेंज करके आम स्टोर्स पे रख लिए जाते हैं, थैले चेंज करके वो आम स्टोर्स पर जाते हैं। और ये सारा अमला अब वो ये सारी सूरत हाल हो क्यों रही है कि हमारे यहाँ मुआशी तफावत नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है, जिसकी वजह से अब फर्ज करें जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये वही एम्प्लॉयज़ हैं ना जिनको सज़ा हो रही है। ऑब्वियसली कोई बाहर से आके तो किसी ने चोरी नहीं कर ली ना, ये एम्प्लॉयज़ ही होंगे जिनकी मिली भगत से ये बाहर गया है। ये नौबत आई क्यों? ये इसलिए आई कि आप उनके साथ रियासत सलूक क्या कर रही है। रियासत उनको उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तनख्वाह मराद दे रही है, नहीं दे रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लीकेज होती है। और हर शोबे में लीकेज है, हर शोबे में लीकेज इसी वजह से है। ये बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ। लीकेज है तो बेहतरी की गुंजाइश नहीं है साहब, अगर कोई करना चाहे तो। देखिए, जब 490 वाला जो आटे का थैला है वो 655 रुपये में होगा और बढ़ेंगी चीज़ें, बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। चीनी जो होती थी पे वो 104 पे, फिर 120 तो से वापस आई। आप घर की ग्रोसरी कहाँ से करते हैं? यूटिलिटी स्टोर से कि घर के पास जो आम स्टोर? जी यूटिलिटी स्टोर से करता हूँ और आम स्टोर से भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा चीजें जो है आम स्टोर जो घर के करीब तरीन महल्ले में स्टोर है वहाँ से खरीदते हैं, बड़ी महंगी चीजें मिलती हैं। और मैं हुकूमत कहता हूँ कि आम जो स्टोर है वहाँ पर एक्शन होना चाहिए और ताकि हर स्टोर जो यूटिलिटी स्टोर बन जाए शहर का। और इस वाले से गवर्नमेंट ने जब वादा किया था, जब इलेक्शन में आने से नून लीग ने हुकूमत में आने से पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था महंगाई के खिलाफ। अब वो कहाँ गया लॉन्ग मार्च? महंगाई भी उसी तरह। और आप तो फिर फाइनली यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग कर लेते हैं, हमारी तो कभी बारी नहीं आई है। आम शख्स इतना टाइम कहाँ से लाएं? उसके पास में पूरा टाइम, मेहनत मजदूरी करें या लाइन में खड़े वक्त कम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस, और फिर हम शो में वापस आएंगे। खुश आमदीद, एक बार फिर से वेलकम कहेंगे आपको शो में। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, और हमने देखा कि हमेशा जब भी इसकी हमने टिकटॉक की स्पेशली बात की सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैंने अपने मोबाइल में कभी टिकटॉक एप्लीकेशन को अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है।
सेकेंडली हमने टिकटॉक पे जब भी देखा किसी को एक्टिंग करते, किसी को सिंगिंग करते, या फिर किसी को हमने देखा कि ऐसे फजूल वीडियोस भी बना लेते हैं लोग, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, मेकअप की वीडियोस हमने देखा बहुत सारे लोग बना लेते हैं, यानी यहाँ तक महदूद देखा। अब एक इम्पैक्ट जो हम टिकटॉक पे देख रहे हैं, वो लोग जो कि कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, लेट्स सपोज बिल्डर्स हैं जिन्होंने घर बनाए, टिकटॉक्स पे उन्होंने बहुत खूबसूरत घरों की वीडियोस लगाई हैं। फिर इसके अलावा बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो अपने ड्रेसेस बना रहे हैं और उन्होंने फिर अपने ड्रेसेस जो शोकेस किए हैं उसकी वीडियोस जिन्होंने टिकटॉक पर जो हैं वो अपलोड कर दी। इसी तरह बहुत बड़े हम देखते हैं जो मेकअप सैलून्स हैं, सब ने अपनी वीडियोस जो हैं वहाँ पे लगा दी। मतलब हर तरफ अगर जिक्र कर लें तो हमें लोग जो है वो टिकटॉक पे, अब सवाल ये पैदा होता है ये वीडियोस अपलोड जो लोग कर रहे हैं मकसद इसका क्या है? व्यूअरशिप बढ़ाना? क्या ये वीडियोस अपलोड करने से वो पैसे कमा रहे हैं? ये सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं ये किस तरह से आपके बिजनेस को इन्हांस करने में मदद देते हैं? लेट्स सपोज अगर मैंने घर में स्टार्ट किया तो मैं क्या सोशल मीडिया के किसी भी, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इनका सहारा लेकर अपने बिजनेस को मजीद बेहतर कर सकती हूँ? इस पर हम बात करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट खालिद फैसल साहब ने हमें आज ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बेसिकली हमारा फोकस रहेगा टिकटॉक के इस्तेमाल पर। सो टिकटॉक का इस्तेमाल हमने एक देखा वो मनफी रवैया लोगों का रहता था कि जी टिकटॉक पर आपको हमेशा फजूल सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई हैं, वो हर कोई जो भी काम कर रहा है बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको टिकटॉक पे नज़र आ रही हैं। तो इससे क्या लोग पैसे कमा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी को आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। अब लोगों को कह लें कि सेंस आना शुरू हो गई कि टिकटॉक को प्रॉपरली यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहले वो सेल्फ प्रमोशन के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता था, जैसे आप बात कर रही हैं, और उसकी एक लिमिट होती है, जाहिर सी बात है। और हर बंदा जो है वो एक तरह का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, कुछ लेस स्किलफुल होते हैं। तो उससे पैसे जनरेट करने के लिए, यानी बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए वो टिकटॉक के ऊपर अपनी सेल्फ प्रमोशन करते थे। तो उनके असल में दो टारगेट्स अचीव हो जाते थे, एक सेल्फ प्रमोशन भी हो जाती थी और एक इकोनॉमिक उनकी एक्टिविटी जनरेट हो जाती थी, उनको उससे पैसे भी मिलते थे। अब असल में जो टिकटॉक है बेसिकली तमाम सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल की तरह ही एक चैनल है, और जिसको ब्रांड्स यूज़ कर रही हैं अपनी मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए। तो जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक जैसे आपने कहा, तो बिल्कुल इसी तरह ही है। टिकटॉक भी उसी तरह का एक कम्युनिकेशन चैनल है जिसको ब्रांड्स यूज़ करती हैं, अपनी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना के उसको प्रमोट करती हैं। असल में डिपेंड ये करता है कि उस चैनल के ऊपर उनके ऑडियंसेस हैं या नहीं है। तो जिस ब्रांड का ऑडियंस उस चैनल पे नहीं है तो वो तो जाहिर है वहाँ पे नहीं अपनी कंटेंट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन मोस्टली जैसे आपने मेंशन किया, स्टाइल ओरिएंटेड या फैशन ओरिएंटेड या लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो ब्रांड्स हैं, ये इंस्टाग्राम पे भी हैं और टिकटॉक पे भी हैं। ऑब्वियसली पहले फेसबुक पे भी थी और अभी भी हैं। लेकिन इंस्टाग्राम का जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है, पहले एक ज़माना होता था ना कि आपने कुछ नया किया तो आपने बस टीवी में उसकी ऐड दे दी, फिर केबल का दौर आया, केबल पे उसकी ऐड दे दी। एक मखसूस लोगों की कैटेगरी थी या इलाके की बुनियाद पर ही लोग उसको देखते थे। अब मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में है, टिकटॉक एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में है। आप देखें बच्चों के हाथ में अक्सर हो तो बच्चे भी उसको देख के लाइक कर रहे होते हैं। सो ये एक मेरे ख्याल से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपके काम को ज़्यादा लोग देख रहे हैं और ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसी तरह ही है। ये सोशल मीडिया का असल बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि इट्स अ मीडिया दैट इज़ क्रिएटेड बाय द पीपल एंड शेयर्ड अमंग द पीपल। और इसको आप जितना पहले रीच होती थी, यानी दूसरा कन्वेंशनल जिसको हम कह लें चैनल्स थे, प्रिंट था, न्यूज़पेपर था, फ्लायर्स थे, ब्रोशर्स थे, और जैसे आपने कहा कि टेलीविज़न पे थे या केबल पे आप ऐड रन कर लेते थे। तो अब इस सोशल कंटेंट के आने की वजह से जो आप खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैपेबिलिटी आ गई, पहले ये नहीं थी। तो अब आपकी रीच भी बढ़ गई, आप पूरी दुनिया में अपना जो भी आपकी स्किल है, आप अच्छा क्राफ्ट्समैन हैं, आपकी अच्छा ड्राइंग है, क्रिएटिव हैं, कंटेंट राइटर हैं, जो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ग्लोबली आप शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो आपकी स्किल की एक मार्केट प्लेस ग्लोबल हो गई। तो अब आप अपने फ़ोन पे पहले जिस तरह मोस्टली लोग टाइम ज़ाया करते थे या करते हैं, स्टिल अभी भी एक है जो टाइम ज़ाया करते हैं, तो बेहतर ये है कि आपको पास जो सलाहियत है आप उसको इस्तेमाल करके इससे अपनी जो मार्केट करें अपने आप को। और ये बड़ा सिंपल और इजी वे है। सही। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि हम टिकटॉक पे लोगों को ये जो रुझान देख रहे हैं कि आप अपने बिजनेस रिलेटेड चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, सो पैसे तो इससे बिल्कुल नहीं कमाए जा रहे कि कमाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो इससे डायरेक्ट लिंक है। देखें, आपकी कोई भी जो प्रोडक्ट है,
एट द एंड ऑफ द डे आपने वो जिन लोगों को बेचनी है जितने वो तो लोग वहाँ मौजूद है। देखेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, उससे क्या फायदा आपको होगा? उससे व्यूअरशिप बढ़ने का। देखिए व्यूअरशिप बढ़ने से ये बिल्कुल इसी तरह कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केट बढ़ रही है, यानी उसकी लोग की लाइक बढ़ रही है तो वो शेयर ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद देखें उस प्रोडक्ट को किसी ने खरीदना भी तो ना, जैसे हम अगर फैशन अपैरल की बात कर लेते हैं तो अगर एक किसी डिज़ाइनर ने कोई नया अपैरल डिज़ाइन किया है या बनाया है, हम डिज़ाइनर तक भी नहीं रहते, हम डिज़ाइनर्स बल्कि हम जो टिकटॉकर्स हैं उनको हायर करते हैं जो उस ड्रेस को पहन के दिखाते हैं, ठीक है, कि वो कैसे लग रहा है, या कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, फ़ोन है, उसको यूज़ करके दिखाते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके दिखाते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे तो किसी ने बाय करनी है ना। बिल्कुल। तो वो बाइंग जो है इवन वो जो आपको लोगों का फीडबैक आना शुरू होता है उससे आपको पता चलना शुरू हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, लेट्स सपोज अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे उसको समझने की ज़रूरत है, कुछ टेक्निक्स कि मुझे किस टाइम वीडियो अपलोड करनी है, उसको फिर फॉलोअप किस तरह लेना है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने शेयर करना है, ये कितनी मैटर करती हैं चीज़ें? काफ़ी हद तक मैटर करती हैं। ये ग्रेजुअली आप सीखते हैं। अब बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हम तो टाइमिंग भी देखते हैं, रीच देखते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनसे पता चलता है कि आपको फीडबैक क्या मिल रहा है। ऑब्वियसली ये जो टूल्स जिनके आपने मेंशन किया है, इनके प्लेटफॉर्म्स आपको बताते हैं आपका आइडियल ऑप्टिमम टाइम कौन सा है जिस वक्त आप ये कंटेंट प्रोड्यूस करें। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके ऑडियंस कितने बजे बैठे हुए हैं उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम का मतलब है उसको अब्जॉर्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट है। तो वो हर एक चीज़ का एक डिफरेंट टाइम फ्रेम है। तो वो सोशल मीडिया चैनल्स आपको बताते हैं कि आपके आइडियल ऑडियंस ये प्रोडक्ट आपकी, तो ये आपकी ऑडियंस है, इतने बजे बैठी होती है ऑनलाइन, आप इसको ये प्रोडक्ट इतने बजे दिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ आपका एक्सपीरियंस भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आपने की वो ये थी कि आप जो भी कुछ बना रहे हैं उसका फीडबैक तो लेना ना। आपने पहले मार्केट में देते तो बड़ा लंबा टाइम था फीडबैक का, वो सही मिलता नहीं मिलता, लोग गलत सर्वे फिलअप करके दे देते हैं कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अब आपको कस्टमर राइट पे वहीं पे आपके चैनल पे बता देता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, इसके अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है। तो आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, आप फैशन ब्रांड हैं या फैशन ब्रांड नहीं है, वो लोग जो अच्छा इसका और एक और बड़ा फ़ायदा जैसे आपने बात की वो ये है कि देखें वो लोग जो एक लिटरेट नहीं हैं उनके लिए भी ये सोशल मीडिया जो है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। भाई जो नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको किस तरह कर सकते हैं, वो अपनी क्राफ्ट्समैनशिप सेल कर सकते हैं, उनके पास कोई स्किल है वो उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपनी ख़वातीन है अगर वो घर से बैठ के अपनी ज्वेलरीज सेल कर सकती हैं, लोगों से मार्केट से ज्वेलरी उठा के वो सेल करती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स हैं, ये अपैरल हैं, बहुत सारी मार्केट है जो इस वक्त आपको मौजूद है, वो उनको देती हैं, उनको खुद इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और इस सोशल मीडिया चैनल से वो यूज़ करके अपनी करती हैं। इस तरह वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो कंटेंट राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, वो इस चैनल को यूज़ करते हुए अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। तो हर पहले ये इस तरह पॉसिबल नहीं था। पहले जॉब एक्वायर करना, मार्केट ढूंढना, फिर लोगों से कहना, फिर उन पर डिपेंडेंट रहना, एक्सप्लॉयटेशन। अब तो आपके पास फ़ोन है, जो भी आपके पास स्किल मौजूद है पहले उसको आइडेंटिफाई करें। ये एक टूल है, इसको यूज़ करें। आप खातून हैं, मर्द हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिस तरह भी आप इस चैनल को यूज़ करते हैं अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे है। सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए अब आपको टाइम मैनेज करना है, अपना कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट रखना है जिसको लोग देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो सके। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? डेफिनेट मैं ये कहूँगा कि देखें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि टाइम मैनेजमेंट, इस टूल को यूज़ करते हुए, सोशल मीडिया के चैनल्स को यूज़ करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट है। आपको अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, और फिर आप अपने लाइफ को भी और वर्क को भी बैलेंस कर सकते हैं इसके थ्रू रहते हुए। आप अपना काम भी करें और साथ में अपने लाइफ को भी एंजॉय करें। ये नहीं कि सारा दिन आप सिर्फ इसी पे लग गए और आप फिर सब कुछ भूल गए और आपकी फैमिली लाइफ शटर हो गई और आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई और आप सिर्फ इसी के अंदर फोकस होकर रह गए। तो वरना ये आपको कंज्यूम कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलें जी, तो ये आपके लिए मशवरा भी है, आपके लिए सजेशन भी है। अब आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। कुछ करना चाहें तो फिर आपके पास घर बैठ के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपका काम कैसा है और फिर आप पैसे भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, हर किसी की ख्वाहिश, हर किसी की कोशिश और हर कोई इसी तगदो में लगा रहता है कि उसका घर खूबसूरत नज़र आए। और घर को खूबसूरत बनाने में बड़ी चीज़ें, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फर्नीचर को कहते हैं, इंटीरियर को कहते हैं, वो खूबसूरत कर लें तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आप खुद साथ साथ करते रहते हैं। और आई थिंक कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एंड होता है, ये आपको लगे रहना पड़ता है अपने घर को सजाने के लिए, बनाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। स्टॉप नहीं लग सकता इस पे, जहाँ कहीं स्टॉप हो गया वहाँ पर ट्रेंड भी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई नई चीज़ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वो खूबसूरती भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे खूबसूरत फर्नीचर का, इंटीरियर का, किस तरह से आपके घर को, आप कुछ टिप्स आपको देंगे कि आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, फर्नीचर एंड क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं जी समरीन महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फर्नीचर डिज़ाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। माशाल्लाह 4 नस्लों से उनका यही काम चलता आ रहा है और अब ये समरीन जो है इस काम को आगे लेके चल रही हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक। थैंक यू समरीन। मुझे बताइएगा ये सेंस डेवलप करना कितना ज़रूरी है कि आपका इंटीरियर, आपका घर खूबसूरत नज़र आ सकता है, और कैसे, क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल ही मेरे ख्याल से यू नीड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कि आपको क्या चाहिए और आपने एग्जीक्यूट क्या करना है और आपका कैसे करना है और आपका बजट क्या है। तो आप ज़रा अपने आप को जब लिमिट्स देते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ डू यू लाइक थिंग्स, तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, अब लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब यू नो अच्छा फर्नीचर तो आपने रख लिया, दैट इज़ इनफ, अगर मज़ीद बीच में कुछ करना चाहेंगे तो उसके लिए पैसे बहुत दरकार होते हैं। अच्छा फर्नीचर ख़रीद के रख लेना काफ़ी है? अच्छा, ये आपके ना बजट जब आपका डिफाइंड होता है, बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको पता लगता है कि मैंने कहाँ पैसे खर्च करने का, इन्वेस्ट करने हैं। कुछ चीज़ें आपकी रीडू होके भी बिल्कुल अमेजिंग हो जाती हैं। इसका बेड, आपके सोफ़े, आपकी डाइनिंग चेयर्स, आप उन्हें रीडू करा लें और बाकी चीज़ें आप स्पेंड ऑन समथिंग जो आपके 6 साल, 5 साल, 4 साल उसकी लाइफ तो हो एटलीस्ट, ताकि आप मनी के डिसीजन सही ले लें, वेल इन्फॉर्म्ड ले लें बेसिकली। सही। सो मुझे अब ये बता दें कुछ टिप्स कि आपने अपने, सबसे पहले हम उस जगह को डिस्कस कर लेते हैं, लाउंज को, जहाँ पर सब लोगों का आना जाना, बैठना, या फिर आपका ड्राइंग रूम जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रूम के लिए हम जाएंगे। अच्छा जी, मुझे बता दें ड्राइंग रूम आपका कैसा होना चाहिए, कलर स्कीम, आपके फर्नीचर की स्कीम, आपके फ्लोर, आपकी वॉल, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? इस चीज़ के लिए मैं ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन देती हूँ, जो आप अपने घर से भी ले सकते हैं मेरे से, और वो वीडियो कॉल। इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आप इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरह चाहते हैं। अब आजकल ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग मोर ऑफ अ कैजुअल सेटअप पसंद करते हैं, लिविंग रूम में हो। ड्राइंग रूम अगर आपने रखना है, जो कि एक हमारा वैसे ही पाकिस्तान का एक वो कॉन्सेप्ट था कि गेस्ट आ रहे हैं तो एक फॉर्मल स्पेस हो, जब आपकी स्पेस फॉर्मल होती है ना, जो आप टेक्सचर, प्रिंट्स और कलर्स लेते हैं वो भी फॉर्मल होने चाहिए। तो हमारे ड्राइंग रूम्स यूजुअली लाइटर कलर्स में अच्छे लगते हैं, वेल लेट अच्छे लगते हैं, ज़्यादा एम्बियंस होना चाहिए, ज़्यादा आपके लैम्प्स होने चाहिए, लाइट्स होनी चाहिए, आपके कलर्स जब बेजेस में जाएंगे, वाइट्स में जाएंगे तो दे लुक रियली, आई फील दे गिव अ वेरी लग्जरी फील टू इट। आप अपनी एसेसरीज ब्रास के ले लें, अगर आप फर्नीचर नहीं ले सकते तो मिरर्स ऐड करें, तो दीज काइंड ऑफ टचअप्स ना ये आपके रूम को थोड़ा फॉर्मल करते हैं। वेलवेट्स यूज़ करें, क्विल्टिंग ज़्यादा करें फर्नीचर्स में। अगर आपने और ज़्यादा कलर पसंद करते हैं आप, ब्लूज़ या ग्रीन्स, तो कम्बिनेशन हमेशा लाइट्स के साथ करें। अपने कुशन्स कभी चीप ना खरीदें, इन्वेस्ट ऑन योर कुशन इफ़ यू वांट टू सेव मनी। आप अपने सोफ़ाज का कपड़ा प्लेन ले लें, वेलवेट ले लें, तो इस तरह आपने अपने मनी को ना इन्वेस्ट और स्पेंड करना होता है। तो दैट्स द बैलेंस जो आप, ये थोड़ा सी चीज़ें जो अगर आप सीख लें तो मैनेज कर लें, आपके पैसे भी कम लगते हैं और फिर खूबसूरती भी आ जाती है। कलर स्कीम, हमेशा लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लाइट कलर हो, ऑफ वाइट वॉल्स, लाइट कलर हमेशा लोग कहते हैं कि अच्छी आंखों को लगते हैं। डार्क और लाइट के साथ अगर आप मैनेज करना चाहें तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? जो आपका एक तो रूम पे बड़ा डिपेंडेंट होता है, जो आपका ड्राइंग रूम यूज़ भी कम ही हो रहा होता है, तो आप अगर वहाँ लाइटर्स यूज़ करें तो इतना मसला नहीं है। जब डिस्पाइट अगर आपका लिविंग का है, तो अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपने वहाँ आपने खाना भी खाना है, वहाँ आपने पानी भी पीना है, इट्स गोइंग टू बी अ कैजुअल स्पेस, तो आपने डार्कर कलर्स यूज़ करें, ज्यूट यूज़ करें, ऐसे फैब्रिक्स यूज़ करें जो ईजी टू क्लीन हो, अगर स्टेन्स पड़ भी जाए नज़र ना आए, तो उसकी लाइफ
आपने सोचनी है कि 2-3 साल तो ये ठीक चल जाए। कम्बिनेशंस जब आपने करने और आपने ओवरवेलमिंगली बोल्ड कलर्स ना यूज़ करने हो तो कुछ होते हैं एक्सेंट चीज़ें, जैसे अगर आपका 2 सिंगल सोफाज हैं तो आप उनको कर लें बोल्ड कलर्स में, बाकी बेजेस में चले जाए, आपकी ग्रेज में चले जाए, तो आप एक हार्मनी बनाए बेसिकली। अगर आपने बोल्ड कलर यूज़ करना है तो कीप इन माइंड कि आपने उसके साथ कम्बिनेशंस लाइटर रखने हैं। तो दैट्स हाउ कि आप एक चीज़ पिक करके उसके साथ बिल्ड करते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आप बता रही हैं। सो आप खुद भी ये चीज़ें घर में मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको वो जो है ना टेक्निक समझने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी चीज़ें होती जा रही हैं, तो फिर जितना हम सिंपल की तरफ जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा अपनी पसंद का कराना चाहें तो फिर बजट आउट हो जाता है। सिंपल में रह के चीज़ें अच्छी कैसे बना सकते हैं? ये नेसेसरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ हर लेंगे तभी आप जो चाह रहे हैं वो होगा। बेसिकली आपने सोचना होता है कि इफ़ यू लाइक गोल्ड्स और आप ब्रास चाह रहे हैं तो आप अपनी जो आपकी वॉल, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग्स हैं, जो आपकी लाइट्स हैं, जो वॉल लाइट्स हैं, जो आपका शैंडलियर है, आप वो ब्रास में चले जाएं और अपनी टेबल्स जो हैं आप वो मेटल को ही पाउडर कोटिंग करा के गोल्डन में कर लें। तो आपने चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। और जैसे आई रियली प्रमोट अपसाइक्लिंग, आप अपनी पुरानी सोफ़े, पुराने बेड्स को आप उन्हें अपग्रेड कराएं और यू विल बी सरप्राइज कि उतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कि आप रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये मेरा। और कुछ चीज़ों के साथ सेंटिमेंटल वैल्यूज़ अटैच होती हैं, वो आपने अपने वो दैट्स यू। अब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि अगर कोई मुझे कहे ये मेरे जहेज़ का अम्मी ने दिया तो मैंने इसको छोड़ देना। मैं कहती हूँ रखें और बाकी थीम उसके हिसाब से बनाएं। तो आप अपनी एक्सेसरीज एक्सपेंसिव कर लें, फर्नीचर चीपर कर लें, आप अपना रग चीपर कर लें, आप अपने कुशन्स एक्सपेंसिव ले लें। तो मैनेज करें अपनी चीज़ों को। सही। अच्छा जी, अब मुझे थोड़ा सा बेडरूम की बता दें कि क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, आपका रूम बहुत प्यारा लगे। अब बेडरूम जो होता है बेसिकली एक प्राइवेट स्पेस होती है और उसमें थोड़ा सा ना थोड़ा सा एक होमली फील और एक वार्मथ लाना ज़रूरी होती है, जो कि मैं लिविंग रूम में नहीं कहती। इट शुड बी अ वेरी कैजुअल स्पेस। बेडरूम में ये होता है कि आपकी एक एक्सेंट वॉल होनी चाहिए कि जिस पे बेड है उसके पीछे वॉलपेपर अच्छा हो। आजकल पैनलिंग्स चल रही हैं, दे लुक रियली नाइस। और आपका हेडबोर्ड इंपॉर्टेंट है। एक जो बड़ी माइनर डिटेल मैंने देखा लोग मिस कर जाते हैं कि आपके बेड से ज़्यादा आपकी बेडशीट दिख रही होती है। क्योंकि वो बहुत बड़ी स्पेस ले रही होती है, तो विजुअली यू सी अ वॉल एंड यू सी योर बेडशीट एक्चुअली। तो उसका जो डिसीजन जो आप ले रहे हैं अपनी, वो बहुत अच्छा लेना चाहिए ताकि वो आपके बेड से, वो आपके वॉलपेपर से मैच करे। लैम्प्स आ जाते हैं। आई थिंक बेड इज़ द सिंपलेस्ट प्लेस जिसको आप बड़े अच्छे से डिकोर कर सकते हैं इन अ वेरी मिनिमल बजट। आई थिंक कि आप अपनी आर्म चेयर्स रख लें, आप अपने कर्टन्स बड़े अच्छे करें, आपके कर्टन्स फ्लेयरी होने चाहिए, वेल लेट होना चाहिए रूम नेचुरली। नेचुरल लाइट को जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे अच्छा। इट्स हेल्दी फॉर आवर ब्रेन्स एज वेल कि आपको फ्रेशनेस फील होती है, अलर्टनेस फील होती है। तो क्लोज स्पेसेस कम बनाएं, शेयर कर्टन्स लगाएं, लाइट पास हो, उसमें थोड़ी सी वाइब आए कि इट्स योर रूम। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, अब कुछ लोग चाहते हैं कि रूम में आपकी वो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं और रूम छोटा है। और वो अगर आपके रूम की बहुत ज़्यादा डेप्थ है तब तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप छोटे रूम में ये सब कर लेंगे तो फिर तो बहुत अजीब लगता है। तो मुझे बताइएगा आपका रूम किस तरह से आपने मैनेज करना है, आपकी वॉल्स, या फिर अगर आप कुछ अपने रूम में ऐड करना चाह रहे हैं एज ए डेकोरेशन। छोटे रूम में अगर साइज़ की लिमिटेशन होती है तो इसमें ये अच्छी बात भी है कि भी डिसीजंस भी तो कम लेने होते हैं, क्योंकि वो स्पेस एक आपकी ना लिमिटेड है। तो अब आपने लिमिटेड डिसीजंस लेने हैं और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पहले चीज़ें ले आएँ फिर आप क्या मैच सब कुछ मैच कर जाए, ऐसे नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप किया करें। पहले आप सोचा करें व्हाट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। अपना बजट खुद घर बैठ के बनाया करें, ऑनलाइन रेट्स ले लिया करें और देखा करें अच्छा ये, फिर मार्केट्स विजिट किया करें और थर्ड टाइम परचेजिंग्स किया करें। तो छोटी स्पेस को बड़े बनाने के लिए आई हाईली रिकमेंड कि मिरर्स लगाएं, लाइट्स रिफ्लेक्ट करवाएं। अगर आपकी ऊपर से लाइट आ रही है, आपका मिरर का इतना होना चाहिए कि वो दूसरी वॉल को रिफ्लेक्ट करे। दूसरी वॉल पे क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ से वॉलपेपर है, कंसोल है और व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इन दैट लाइट, तो अपनी स्पेस को केयरफुल डिसीजंस के साथ करें। अपने अगर आपके सोफेज हैं लो हाइटेड ना बनाएं, लेग्स ऊपर हों। जब आपको विजुअली नीचे स्पेस दिखती है, साइडों पे स्पेस दिखती है, यू आर मोर प्रोन टू फील लाइक कि ये तो बड़ी एरी स्पेस है। खुला करें, कर्टन्स इतने क्लोज ना लगाएं, प्रिंट्स कम करें। सही। फर्नीचर के न्यू ट्रेंड्स मुझे बता दें क्या चल रहे हैं। फर्नीचर के न्यू ट्रेंड्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बताऊं कि ज़्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आप फैब्रिक प्लेन ले लें, टेक्सचर्ड ले लें, उस पर क्विल्टिंग करवा लें। अगर आपका
कॉफ़ी टेबल्स हैं, साइड टेबल्स हैं, अब तो MDF इज़ इन, वो आप बिल्कुल सिंपलर फर्नीचर आ गया है, वुडन एंड कार्विंग इज जस्ट गॉन गॉन गॉन। अब आप सिंपलर की तरफ ज़्यादा आते हैं, अब यू सी मोर मॉडर्न एस्थेटिक्स, अब लोग भी वही प्रेफर करते हैं। वो जो बल्कि गोल्डनिश एक गॉडी फील आती थी, वो अब लोगों का भी टेस्ट उस तरफ कम हो गया है। तो इट्स रियली नाइस कि आप सिंप्लिसिटी के साथ भी स्पेस को सेट कर लें। सही। और इसके साथ साथ मुझे बता दें कि आपकी वो जो कहते हैं ना बुनियाद होती है फर्नीचर की, वुड, उसकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है? ये मटेरियल भी मैं कहूँगी, डिसीजन ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपको लोगों को कार्विंग बहुत पसंद होती है, लाइक हम चिन्योर चले जाएंगे, ये ले आएंगे, लेकिन आप जब वेल इन्फॉर्म्ड ही नहीं है कि जो मैं लकड़ी ले रहा हूँ इसका वाटर कंटेंट कितना है, ये हिलेगी थी नहीं, ये एर्गोनॉमिकली कितनी कंफर्टेबल है, आपकी सीट का एक स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड साइजेस पे है, हम वहाँ से वो चीज़ें ले आते हैं लेकिन वो हमारी स्पेस में हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होती बेसिकली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद देख के जाएँ कि लकड़ी लेनी है, MDF में बनवाना है, मैंने मेटल में बनवाना है, इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये डिसीजन लेके आप चीज़ें खरीदें। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? इंटीरियर को अज्यूम करके कि एक बहुत लग्जरी चीज़ है, इसको लेट गो ना करें। आप एक घर में पूरा काम करके अपनी स्पेस में आते हैं, वो एक इंजॉयबल, एक कंफर्टेबल और एक रिलैक्सिंग स्पेस होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके लिए मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए, प्लान भी करना चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। अपना वीकेंड अच्छी तरह से एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपके और हमारी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।